हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विषय में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको प्रथम वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र में अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी भारत की विजयों के बारे में बतलाऊंगी। अलाउद्दीन ने अपनी उत्तरी भारत की विजय कंप्लीट की। उसके बाद में अलाउद्दीन ने दक्षिणी भारत की विजय करना प्रारंभ किया। अपने पूर्व योजना अनुसार अलाउद्दीन ने दक्षिणी भारत की विजय का कार्य आरंभ किया था। उसका यह प्रयत्न बड़ा साहसिक था, क्योंकि इसके पूर्व किसी भी मुस्लिम शासक ने नर्मदा को पार करने का साहस नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय के निम्न उद्देश्य थे। अलाउद्दीन दक्षिणी भारत की अपार संपत्ति को प्राप्त करना चाहता था। दक्षिण भारत के राज्यों को अपने अधीन करके उनसे कर की प्राप्ति करना चाहता था। उत्तर भारत की विजय के लिए जो एक विशाल सेना बनाई गई थी, उसको क्रियाशील बनाए रखना चाहता था। और अमीर खुसरो का मत है अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में इस्लाम का प्रसार और प्रचार करना चाहता था। प्रथम विजय उसकी 1306 से 1307 ईस्वी में देवगिरी की विजय थी। 1306-1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को देवगिरी के शासक रामचंद्र पर अभियान करने के लिए भेजा। अल्प खां को भी कफूर के साथ में भेजा गया। सर्वप्रथम इस सेना की मुठभेड़ राजा कर्ण से हुई। कर्ण पराजित हुआ और उसकी पुत्री देवल देवी काफूर के हाथों में आई, जिसे उसने सुल्तान के पास दिल्ली भेज दिया। वहाँ उसका विवाह सुल्तान के बड़े पुत्र खिज्र खां के साथ कर दिया गया। इसके बाद देवगिरी के शासक रामचंद्र पर आक्रमण किया गया। उसने बगैर युद्ध किए ही हार मान ली और काफूर के परामर्श से बहुत से उपहार लेकर दिल्ली पहुंचा। वहाँ सुल्तान ने उसका स्वागत किया और 6 महीने रुकने के बाद वह पुनः देवगिरी चला गया। नेक्स्ट है वारंगल पर विजय 1309 ईस्वी में हुई। सुदूर दक्षिण में स्थित तेलंगाना प्रदेश की राजधानी वारंगल थी। सुल्तान द्वारा भेजी गई सेना ने 1 नवंबर 1309 ईस्वी को मलिक काफूर के नेतृत्व में लूटमार करती हुई उसकी सेना वारंगल जा पहुंची। काफी समय तक वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने शत्रु का सामना किया था, किंतु अंत में विवश होकर दिल्ली साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 100 हाथी, 700 घोड़े और बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं उपहार में दी थी। इसके अतिरिक्त उसने वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि मलिक कफूर ने जो बहुमूल्य हीरे प्रताप रुद्र से प्राप्त किए थे, उसमें एक बहुमूल्य हीरा कोहनूर हीरा भी था। नेक्स्ट है द्वार समुद्र की विजय 1311 ईस्वी में हुई। वारंगल विजय के समय मलिक कफूर द्वारा द्वार समुद्र की विशाल धन संपत्ति की जानकारी उसको मिली थी। अतः वह 1311 ईस्वी में एक विशाल सेना सहित रवाना हुआ। इस अभियान में देवगिरी के शासक रामचंद्र ने भी काफूर का सहयोग दिया था। द्वार समुद्र के शासक ने वीरतापूर्वक सामना करने के बाद विवश होकर हार स्वीकार कर ली।
उसने वार्षिक कर देना भी स्वीकार किया। वहाँ से काफूर को 36 हाथी, सोना, चांदी और मोतियों का ढेर प्राप्त हुआ था। अब है पांड्य राज पर विजय 1311 ईस्वी में। द्वार समुद्र के पराजित शासक को साथ लेकर काफूर ने पांड्य राज पर आक्रमण किया। वहां सिंहासन प्राप्ति के लिए दो भाइयों में संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष में वीर पांड्य विजयी हुआ। पराजित सुंदर पांड्य ने सुल्तान से सहायता मांगी। काफूर ने इस फूट का लाभ उठाते हुए उन पर आक्रमण किया और वीर पांड्य ने शत्रु को पराजित करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। क्रोधित काफूर ने उनके प्रदेश मावर को खूब लूटा। केसलाल के मतानुसार मलिक काफूर को जितना धन इस लूट में मिला, उसके पूर्व उसे कभी नहीं मिला था। देवगिरी पर दूसरा आक्रमण 1312 ईस्वी में हुआ। 1312 में देवगिरी के राजा रामचंद्र की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र शंकरदेव सिंहासन पर बैठा। उसने गद्दी पर बैठते ही अलाउद्दीन को कर भेजना बंद कर दिया। अलाउद्दीन ने उसको दंडित करने के लिए पुनः मलिक काफूर को भेजा। शंकरदेव युद्ध में मारा गया। मलिक काफूर ने अगले 2 वर्ष दक्षिण के अन्य राज्यों पर अभियान में बिताए और 1315 में वह पुनः दिल्ली लौट आया। दक्षिण अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं की सफलता पर मत व्यक्त करते हुए अवध बिहारी पांडे लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय के कारण उत्तर भारत में बहुत सा धन आ गया था और न केवल सुल्तान की वरन उसके उत्तराधिकारियों को भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा था। दक्षिण पर आधिपत्य स्थापित होने तथा रामचंद्र और वीर बल्लाल के दरबार में आने से सुल्तान की प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हो गई, परंतु दक्षिण राज्यों की जनता तथा सरकार को इन आक्रमणों से काफ़ी क्षति हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी एक कुशल सेनानायक होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी था। उसने दिल्ली साम्राज्य को केवल विजय से नहीं बल्कि कुशल प्रशासन देकर भी सुदृढ़ किया था। अपने 20 वर्ष के शासनकाल 1299 से 1316 ईस्वी में उसने सैनिक और असैनिक दोनों क्षेत्रों में व्यापक और मौलिक सुधार किए थे। अलाउद्दीन की दक्षिण की नीति की क्या विशेषताएं थी? पहली थी उसकी नीति लूट खसौट की नीति थी। उसका मूल लक्ष्य दक्षिण की विपुल संपत्ति को लूटना था। जलालुद्दीन के शासनकाल में उसे देवगिरी से काफ़ी धन प्राप्त हुआ था, अतः वह वहाँ से और धन प्राप्त करना चाहता था। दूसरा, प्रभुत्व स्वीकार कराने तक सीमित थी। अलाउद्दीन जानता था अधिक समय तक दक्षिण पर प्रभुत्व स्थापित नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि उस समय यातायात के साधनों का सर्वथा अभाव था। अतः उसने वहाँ के शासकों से अपनी अधीनता स्वीकार करने के पश्चात उनके राज्य वापस लौटा दिए थे। वास्तव में समुद्रगुप्त की नीति का अनुसरण उसने किया था। समुद्रगुप्त ने भी दक्षिण के राज्यों को जीतकर उन्हें अपने राज्य में नहीं मिलाया था। सेनापतियों द्वारा संचालित अभियान तीसरी जो था उसकी विशेषता दक्षिणी भारत में समुद्रगुप्त की नीतियों की। अलाउद्दीन जानता था कि लंबे समय तक राजधानी से उसकी अनुपस्थिति उसके लिए संकट का कारण बन सकती है। इससे अमीरों को विद्रोह करने का साहस मिलेगा और मंगोलों के आक्रमणों में भी तीव्रता आएगी। अतः उसने दक्षिण विजय का कार्य न करके मलिक काफूर को भेजा। यद्यपि मलिक काफूर का उसने
उस पर उसका मलिक कफूर पर विश्वास था, परंतु उस पर नियंत्रण रखने के लिए वह उसके साथ में अन्य सेनापतियों को भी अक्सर भेजा करता था। अलाउद्दीन की दक्षिण विजय के क्या परिणाम रहे? साम्राज्य की सुदृढ़ता में वृद्धि हुई। इससे साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने में मदद मिली। दक्षिण के धन ने उस उद्देश्य को सकल बनाया। मंगोलों के आक्रमणों से साम्राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था हुई। दक्षिण से प्राप्त धन की सहायता से सुल्तान ने सीमांत प्रदेशों में सुरक्षा की दृढ़ व्यवस्था स्थापित की थी। सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। दक्षिण की विजय ने सुल्तान की प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि की थी। दक्षिण के राज्यों तथा प्रजा को काफ़ी हानि हुई। वहाँ के राजकोष रिक्त हो गए तथा वहाँ के शासकों ने जनता पर अतिरिक्त कर लगाए ताकि उन्हें धन की प्राप्ति हो सके। सल्तनत की सेना ने हिंदू मंदिरों, मूर्तियों को तोड़ा और उनकी संपत्ति को लूट लिया। मुस्लिम सभ्यता का प्रसार हुआ। अनेक हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया और वहाँ पर मुस्लिम सभ्यता का प्रसार आरंभ हुआ। थैंक यू वेरी मच।